इधर कोरोना से जंग के मोर्चे पर एक अच्छी खबर भी आई है। यह खबर सभी हिंदुस्तानियों को राहत देने वाली है। दरअसल एक स्टडी में यह दावा किया गया है कि कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों को वैक्सीन की सिंगल डोज ही काफी है, यानी एक डोज। अगर इस स्टडी पर मुहर लगी तो देश में टीके की किल्लत खत्म हो सकती है। कोरोना से उबरे तो सिंगल डोज ही काफी। कोरोना से रिकवर होने पर सिंगल डोज ही बना देगी एंटीबॉडी। कोरोना से ठीक होने वाले एक डोज से वायरस से सेफ होंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है, उस दावे ने इन सवालों को जन्म दिया है। लंबे शोध और रिसर्च के बाद बीएचयू के वैज्ञानिक इस दावे पर पहुंचे हैं कि कोरोना से जंग जीत चुके लोगों में एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए वैक्सीन की एक डोज ही काफी है। मौजूदा वक्त में हर किसी को वैक्सीन की 2 डोज दी जा रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बीएचयू की स्टडी में क्या दावा किया गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने 20 लोगों पर एक पायलट स्टडी की है। नेचुरल एंटीबॉडी की भूमिका और इसके फायदों पर रिसर्च की गई। स्टडी में यह बात सामने आई है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों में तेजी से एंटीबॉडी बनी और इसमें सिर्फ 10 दिन का वक्त लगा। वहीं सामान्य लोगों में दोनों डोज के 21 से 28 दिन में एंटीबॉडी बनी। कोरोना से ठीक होने वालों में एंटीबॉडी कुछ महीनों तक रहती है। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने इस स्टडी के बाद पीएमओ को पत्र लिखकर इसके तमाम पहलुओं की जानकारी दी है। साथ ही सरकार को वैक्सीन के दूसरे डोज पर जोर न देकर पहला डोज देने की सलाह दी गई है। बीएचयू की स्टडी में जो प्रोफेसर और वैज्ञानिक शामिल थे, उनमें प्रोफेसर वीएन मिश्र न्यूरोलॉजी विभाग, प्रोफेसर अभिषेक पाठक न्यूरोलॉजी विभाग, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जूलॉजी विभाग, प्रज्वल सिंह जूलॉजी विभाग और जूलॉजी विभाग के ही प्रणव गुप्ता का नाम है। हम सारे लोग मिलकर के इस पर ये पता करने का कोशिश कर रहे थे कि वो लोग जिनको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है और वो लोग जिनको कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, क्या ऐसे लोगों को वैक्सीन के अगेंस्ट रिस्पांस अलग अलग आते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाया। उन 10 के ग्रुप में हम लोगों ने जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका था उनको देखा कि वैक्सीन लगने के 7 से 10 दिनों बाद ही एंटीबॉडीज़ बन जा रही है, जबकि दूसरे लोग जिनको कि इन्फेक्शन कभी नहीं हुआ था उनमें 90% लोगों में 3 से 4 हफ्ते में एंटीबॉडीज़ बन जा रही थी। और अभी भी हम उन लोगों को आगे ट्रैक कर रहे हैं, तो ये समझ में आएगा कि 10% लोगों में सेकेंड डोज लगने के बाद एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है कि क्या हो रहा है। फिर हम लोगों को ये समझ में आया कि इसका मतलब कि एक ही डोज लगने के बाद जो है जो पूर्व में संक्रमित लोग हैं उनमें एंटीबॉडीज़ बन जा रही है। और इसी पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी जाए, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीन की कमी है और उसको पूरा करने के लिए कम से कम 2 करोड़ जो लोग रिकवर हो चुके हैं उनको अगर हम एक ही डोज वैक्सीन देते हैं तो हमारे पास 2 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन हो जाएगी। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के मुताबिक बीएचयू की स्टडी को अमेरिका के जर्नल साइंस इम्यूनोलॉजी में छापने के लिए भी स्वीकार किया गया है। इस स्टडी में शामिल बाकी वैज्ञानिकों ने भी अपने शोध को प्रभावी बताया है। इसमें ये बहुत अच्छा चीज़ एक दिखा कि जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है कोरोना का, उसमें अगर आप एक ही डोज लगा दें वैक्सीन का तो इतना एंटीबॉडी बनने की क्षमता डेवलप हो जा रही है कि हमें दूसरी डोज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी के संदर्भ में रेफरेंस देते हुए हम लोगों ने चिट्ठी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है कि अगर 20 करोड़ वैक्सीन का डोज है तो 2 डोज लगाएंगे तो 10 करोड़ में लगेगा। और मान लीजिए इन्फेक्टेड 20 करोड़ लोग हैं तो उसमें एक ही डोज मतलब 20 करोड़ में 20 करोड़ ही लगा दें अगर, तो ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं और एक ये नई पहल होगी, नई शुरुआत होगी। अगर हम वैक्सीनेट का फर्स्ट डोज ही फर्स्ट शॉट दे रहे हैं, वो एक तरह का बूस्टर का काम करेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अगर क्राइसिस है इंडिया में और वैक्सीन का एक ही डोज उन लोगों को जो ऑलरेडी कभी संक्रमित हुए हैं उनको अगर एक ही डोज लग रहा है तो वो उनके लिए सेकेंड डोज जैसा बूस्टर जैसा ही है। तो वो क्राइसिस कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं। हम एक किट यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल आपका प्रेगनेंसी किट होता है, उसमें एक हमारा कंट्रोल बैंड रहता है और दूसरा हमारा टेस्ट बैंड रहता है। और जब कंट्रोल पे जब सिग्नल आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा किट प्रॉपरली काम कर रहा है। और जब हमारे टेस्ट पे बैंड आता है टेस्ट डोमेन में, तो हम ये मान लेते हैं कि वो संक्रमित है या एंटीबॉडीज उसमें डेवलप हो गई हैं या नहीं हुई हैं। पूरी जानकारी के साथ इस रिसर्च के बारे में पीएम मोदी को पत्र भेजा जा चुका है। अब इंतजार खत के जवाब का है। अगर सरकार की तरफ से रिसर्च को हरी झंडी मिली तो देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत कम करने में मदद मिल सकती है। पीयूष आचार्य, वाराणसी, न्यूज़ 24।
और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन कागज से जुड़ी हुई। दरअसल न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज की दस्तक, जी हां, बिहार में एम्बुलेंस घोटाले को लेकर दिखाए गए न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। आरजेडी ने घोटाले को लेकर के सीधे नीतीश सरकार को घेरा है। आरजेडी ने यह कहा है कि कोरोना काल में बिहार वासियों को कहीं भी एक भी एम्बुलेंस चलती रोड पर दिखाई नहीं दी। दरअसल बिहार सरकार इन सारी एम्बुलेंस की खरीद में ही असली घोटाला करती है और कागजों पर ही चलाकर करोड़ों का घोटाला कर देती है। इसके साथ ही जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी घोटाले को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। पप्पू यादव ने ट्वीट किया है कि आज मैं जेल में हूं तो इसकी वजह यह लूट है। मैं सारे लुटेरे मंत्री, एमपी और एमएलए और अधिकारियों को एम्बुलेंस घोटाले में बेनकाब कर रहा था। पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। बिहार के सदर अस्पताल में खड़ी इस एम्बुलेंस को यह पता है कि इसे लोगों की जान बचानी है, लेकिन गलती से इसे कोई जाकर इसका दाम न बता देना। इस एक एम्बुलेंस को लाने के लिए न जाने कितने अधिकारियों ने कितना जतन किया है, कागजी कार्रवाई की है, तब जाकर ये आई है। लेकिन गलती यहां हो गई कि न्यूज 24 के हाथ वो कागज लग गए हैं। इन 3 पन्नों में लिखे एक एक शब्द, एक एक नंबर सिवान में एम्बुलेंस के नाम पर घोटाले का सबूत है। मारुति इको एम्बुलेंस के लिए 7,09,850 रुपए का बिल बनाया गया, लेकिन इसके बाद एक बिल और बनाया गया 6,72,000 रुपए का। 6.25 लाख रुपए लिए किस नाम पर गए, अब जरा वो देखिए। फार्मेसी एंड मेडिसिन के लिए कैबिनेट, अटेंडेंट के लिए पीछे सीट बेल्ट, ऑक्सीजन पैनल, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए कैबिनेट, फायर एक्सटिंग्विशर और 2 सायरन। लेकिन जब हमने इंटरनेट पर मारुति इको एम्बुलेंस के बारे में देखा तो 7 लाख में ये सभी चीजें पहले से ही एम्बुलेंस में लगी रहती हैं। तो फिर इसके लिए अलग से 6.25 लाख रुपए क्यों दिए गए, किसने दिए और कैसे दिए? अब बिल के दूसरे पन्ने पर दर्ज दूसरा घोटाला देखिए। अलग अलग इक्विपमेंट के दाम जोड़े गए। हमने इंटरनेट पर इन सभी चीजों के दाम देखे तो हम दंग रह गए। मॉनिटर मल्टी पैरामीटर असल दाम है करीब 30,000 रुपए। इसके लिए बिल बनाया गया 1,18,000 रुपए का। सिरिंज पंप बाजार में दाम है करीब 20,000 रुपए, बिलिंग की गई 69,000 रुपए की। सक्शन मशीन बाजार में इसकी कीमत है करीब 8,500 रुपए, इसके लिए दिए गए 33,000 रुपए। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की कीमत जोड़ी गई है 3,41,000 रुपए, बल्कि बाजार में इसकी कीमत करीब 60,000 रुपए है। इको एम्बुलेंस में पेशेंट और ड्राइवर के पार्टीशन के लिए चार्ज कर लिए गए 1,24,000 रुपए, जो पहले से इको में होती है। तो फिर इसके पैसे क्यों जोड़े गए? अगर इन सभी चीजों के सही दाम भी अलग से जोड़ दे तो 7 लाख की इको एम्बुलेंस प्लस 30,000 की मॉनिटर मल्टी पैरामीटर प्लस 20,000 का सिरिंज पंप, सक्शन पंप के 8,500 रुपए, यानी कुल मिलाकर 7.5 लाख रुपए ही होते हैं। ऐसे में 21 एम्बुलेंस की खरीद की गई थी। ये एम्बुलेंस किसके सौजन्य से आए थे, अब वो भी समझिए। सिवान में एम्बुलेंस की खरीद की अगर हम बात करें तो सिवान में एमएलसी टूनाजी पांडे के द्वारा, जैसा कि उन्होंने बताया, 17 एम्बुलेंस दिए गए हैं। वहीं सिवान के पूर्व विधायक, जो सिवान के पूर्व विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद के द्वारा, उनके द्वारा 2 एम्बुलेंस दिए गए हैं और जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा 2 एम्बुलेंस दिए गए हैं। यानी टोटल 21 एम्बुलेंस सिवान में इन समय उपलब्ध हैं और अलग अलग जगहों पे चलने की बात कही जा रही है। अब समझिए कि घोटाला है कितना बड़ा। एम्बुलेंस के सभी उपकरणों को मिलाकर करीब 7,50,000 रुपए का खर्च पड़ रहा है। एक एम्बुलेंस के लिए दिए गए 21,84,000 रुपए। लिए गए 21 एम्बुलेंस तो कायदे से खर्च होना चाहिए था 1,57,00,000। लेकिन अगर डीपीओ साहब ने 21,84,000 की रेट पर
सभी 21 एम्बुलेंस की खरीद की है तो कीमत पहुंच जाएगी 4,58,00,000 रुपए। यानी अगर 21 एम्बुलेंस की खरीद इसी बिल के आधार पर की गई है तो घोटाला करीब 3 करोड़ रुपए का हुआ है। और इसी कागज से ये भी साफ हो रहा है कि ये घोटाला हुआ है डीपीओ राजीव कुमार के दस्तखत से। सबसे पहले आपको वो सरकारी ऑर्डर दिखाते हैं जिसका साफ साफ उल्लंघन किया गया। ये सरकारी ऑर्डर की कॉपी है। इसमें हिंदी में लिखा है जो सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध है उन सभी चीजों की खरीद प्राथमिकता के आधार पर जेम पोर्टल से किया जाए। डीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर को जेम पोर्टल पर रजिस्टर होकर इसे खरीदना है। जेम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सरकारी अधिकारी यहां से सामान खरीद सकते हैं। इस पोर्टल से ऑक्सीजन गैस और मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं। कायदा यही कहता है कि जेम की वेबसाइट से ही डीपीओ सिवान को एम्बुलेंस खरीदनी थी, लेकिन डीपीओ साहब ने ऐसा नहीं किया। अगर किया होता तो जो एम्बुलेंस करीब 22 लाख में खरीदी गई है वो 8.5 लाख रुपए में मिल जाती। इसी हाल में, इसी कंडीशन में, ठीक इसी के जैसी जेम पोर्टल पर एक एम्बुलेंस की कीमत है 8.5 लाख रुपए। बिल में एक एम्बुलेंस की कीमत दिखाई गई 21,84,000 रुपए। यानी एक एम्बुलेंस पर 13,34,000 का घोटाला हुआ। अगर जेम पोर्टल से 21 एम्बुलेंस सही दाम पर खरीदी जाती तो कुल कीमत 1,78,00,000 रुपए होती। लेकिन अगर 21 की 21 एम्बुलेंस जो खरीदी गई है वो इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी से 21,84,000 रुपए की खरीदी गई तो एम्बुलेंस के लिए भुगतान हुआ 4,58,00,000 रुपए। ऐसे में घोटाला पहुंच जाता है 2,80,00,000 रुपए का। यहाँ भी एक पेच है। यहाँ अधिकारी ये दलील दे सकते हैं कि जिस वक्त हमें एम्बुलेंस की जरूरत थी उस वक्त जेम पोर्टल पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में नियम यह कहता है कि अगर जेम पोर्टल पर वह उपलब्ध नहीं है तो फिर टेंडर जारी होगा। लेकिन यहाँ भी डीपीओ साहब से कुछ सवाल है। क्या उस वक्त जेम पोर्टल पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी? क्या टेंडर निकाला गया था? अगर निकाला गया था तो इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी को ही टेंडर क्यों दिया गया? अगर टेंडर दिया भी गया तो एक एम्बुलेंस के लिए 21,84,000 रुपए कैसे वाजिब है? अगर किसी विधायक को एम्बुलेंस चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए तो उसकी खरीदारी वो कैसे करेंगे? सबसे पहले विधायक डीपीओ के पास एक अनुशंसा करते हुए लेटर लिखेंगे और डीपीओ उसके बाद एक कोटेशन जारी करेंगे कि एक एम्बुलेंस में इतना खर्चा होगा और उसके बाद जो राशि तय की जाएगी विधायक अपने फंड से उस राशि को रिलीज करेंगे और उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी। चूंकि मामला एम्बुलेंस का है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, इसीलिए उस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन भी होंगे और उस कमेटी की देखरेख में एम्बुलेंस की खरीदारी होगी। लेकिन जब हमने एमएलए एमएलसी से इस घोटाले के बारे में पूछा, जानने की कोशिश की, तो सुनिए उनका क्या कहना है। तो पैसा नहीं नोट होता है ना। हाँ। उसमें ये है कि भाई मेरे विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस है ना मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए किया जाए, बस इतना ही होता है ना। अच्छा। अब कौन एम्बुलेंस होगा, क्या होगा, उसका रेट क्या होगा, वो तो विभाग तय करता है। सिवान में जिन लोगों ने करोड़ों का खेल किया उसके 2 मेन खिलाड़ी हैं। करोड़ों के एम्बुलेंस घोटाले के 2 अहम किरदार हैं। पहला किरदार इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी। ये वो है जिनके लेटर हेड पर बिल बनाया गया है, जिसे चेक से पेमेंट भी कर दी गई। इतना ही नहीं, हर एम्बुलेंस पर बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा है सप्लाइड बाय इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी। इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी का जब हमने पड़ताल शुरू किया तो उसके नाम पर ये एक गोडाउन मिला जो दहा नदी कंपनी के पास है। दहा नदी सिवान शहर के कलेक्ट्रेट के पास है और यहाँ पे ये एक गोडाउन मिला है जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स और एम्बुलेंस नहीं बल्कि पाइप फिटिंग के कुछ सामान रखे गए हैं। अब दूसरे किरदार से मिले, नाम है राजीव कुमार, सिवान के डीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। राजीव कुमार एम्बुलेंस कांड के वो किरदार हैं जिन्होंने इस बिल पर दस्तखत किए, जिन्होंने एक एम्बुलेंस के लिए 21,84,000 रुपए की मंजूरी दी। इन दोनों के अलावा कुछ और किरदार भी हैं। दरअसल एम्बुलेंस की खरीद से पहले जो कमेटी बनी थी उसमें सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश कुमार शर्मा और तत्कालीन डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर यानी डीडीसी
सुनील कुमार मौजूद थे। मौजूदा डीडीसी दीपक कुमार है। इन तीनों का काम था इस बात को सुनिश्चित करना कि एम्बुलेंस आए, समय पर आए, सही दाम पर आए, उसमें सही उपकरण लगे हों। लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे तो यही साबित होता है कि इन लोगों ने अपने काम को ईमानदारी से नहीं किया है। सिवान तो एक नजीर है, एक आईना है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा एम्बुलेंस घोटाला कहां कहां चल रहा है। एम्बुलेंस के नाम पर ऐसा खेल बिहार के कितने जिलों में चल रहा है। एक साइन से जनता के पैसे कहां कहां उड़ाए जा रहे हैं। न्यूज 24 पर जब ऑपरेशन कागज का खुलासा हुआ तो पूरा का पूरा महकमा हिल गया, हड़कंप मच गया। न्यूज 24 रिपोर्टर आकाश कुमार सिवान डीपीओ राजीव कुमार के कार्यालय भी गए, लेकिन वो दफ्तर में मौजूद नहीं थे। उन्हें फोन मिलाया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आकाश बोल रहा हूँ न्यूज 24 से सर। एक्चुअली मैं वो एम्बुलेंस वाले मैटर को लेके आया था, आपका एक स्टेटमेंट चाहिए था। कहाँ मुलाकात हो पाएगी? आपके ऑफिस में था। अच्छा, ऑफिस गए थे? ऑफिस में तो नहीं होगी, कल आइए आप ऑफिस। एक हमारे क्या एक कागज लगी है जिसमें एम्बुलेंस जो खरीदा गया इंद्रासन से ही खरीदा गया है। एक एम्बुलेंस कितने में खरीदा गया है, कौन कौन कमेटी थी, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो सारा लिखा ही होगा आपको। हाँ वो सारी देखिए मेरा बात सुनिए। सब आप लोग को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ठीक है, और ऐसा कोई भी बात नहीं है। जो भी कमेटी के देख रेख का उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसलिए उसका रेट एकदम एप्रोप्रिएट है, वो कमेटी डिसाइड करती है। डीपीओ साहब के साथ साथ सिविल सर्जन साहब भी नदारत थे। सूचना के अनुसार ये पता चला कि जब ये खबर चली उसके बाद से इस सारे वैन को हटा दिया गया है। ये जो 6 वैन यहाँ दिए गए थे, ये वैन कहाँ गए हैं, कहाँ रखे गए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। तो एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि जो 100 पीस में अस्पताल के इस प्रांगण में जो लगी थी, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो जगह यही है जहाँ पे ये 5-6 गाड़ियां लगातार लगाई गई थी। जो एम्बुलेंस वैन थे वो अभी कहाँ है, ये बड़ा असर हुआ है। सिवान सदर अस्पताल प्रशासन ने इस वैन को कहां भेज दिया है, इसका जवाब लेना बाकी है। फिलहाल सीएस अभी भी अपने कार्यालय में नहीं है। अपनी विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस देने वाले पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा भी जांच की मांग कर रहे हैं। मुझे जो ज्ञात हुआ है कि 2 एम्बुलेंस सिवान में आ गई है। रही बात घोटाले की, बगैर जांच के हम कैसे कह सकते हैं कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? जांच होगी तो सारी चीजें सामने आएगी। जांच की मांग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये घोटाला हुआ क्यों? ये तो सिर्फ सिवान का एक मामला सामने आया है। इससे पहले कि और ऐसे मामले सामने आए, नीतीश बाबू पता लगाइए ऐसे कितने अधिकारी, कितने अफसर, कितने नेता बैठे हैं जो जनता के पैसों से अपनी जेब भर रहे हैं। सिवान से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।